नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा की तरफ से आज फिर आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो आज एचपी बोस के द्वारा 29 तारीख को कंडक्ट करवाया गया है जेबीटी एंट्रांस का। और आशा करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने हिंदी सेक्शन की ओर, जो सेक्शन 1 है। तो हिंदी सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पवित्रता से विशेषण बनेगा। जी, पवित्रता से कौन सा विशेषण बनेगा? पवित्रता से जो विशेषण बनेगा वो है पवित्र। ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? जी, पूर्ण विराम से कम देर तक, तो वो क्या लगता है? अल्प विराम, जो वाक्य के मध्य में लगाया जा सकता है थोड़ा सा विराम लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। जी, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसमें 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कुल 11 मात्राएं होती है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी स्वर डैश हैं। जी, सभी स्वर घोष हैं, अघोष हैं, महाप्राण है, तीनों में से कोई नहीं। जी, सभी स्वर किस में आते हैं? हमारे पास घोष में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन सभी में से कुछ जो अनिश्चित हो, जिसमें हमें निश्चित ना हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु, जो कहाँ से लिया गया है? जो संस्कृत से लिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं पठती, पठत, पठंती, ये सभी क्या होती है? धातु होती है। जिसके अंत में, धातु के अंत में जब हम ना जोड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? वहाँ से क्रिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, न 3 में न 13 में का क्या अर्थ है? जी, इसका अर्थ आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी काम का न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है? देखो जी, पहली बात तो निपात शब्द कौन से होते हैं? निपात शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, लेकिन उनके बिना भी वाक्य पूरा होता है। अगर हम जी शब्द को हटा दें, ठीक है, तब भी क्या होगा? वाक्य का अर्थ जो रहेगा वही रहेगा, वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वीकारार्थक। देखो, ये समान सूचक है और स्वीकृति का जो बोधक करता है ना, इसका बोध करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो मांस नहीं खाता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा हमारे पास निरामिष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जी, उसे कहा जाता है वचन, जिसमें हमारे पास एक वचन, बहुवचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसमें आएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, क्योंकि हम जब इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा? 4 भुजाओं वाला। ठीक है। हाँ जी, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चूहा का पर्यायवाची शब्द है। जी, इन सभी में से देखो, खनक हो गया, रजनीचर, ये तो अलग ही है, खनक जो हो गया, दास का हो गया। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, आखू। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अखबार डैश भाषा का शब्द है। जी, अखबार हिंदी का शब्द तो नहीं है, अखबार जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसका देखो, द में हलंत है, इसके बाद स्वर है, मतलब कि क्या हो जाएगा? जो द है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आधा क है, फिर आधा श है और अ है। जो ये श है ये अ में लगेगा, और आधा क और पूरा श क्या बनाते हैं? क्ष का निर्माण करते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली डैश है। जी, अब ये तो बता दिया इन्होंने, क्या आएगा? कवित्री आएगा, लेकिन इसमें क्या है? शुद्ध वर्तनी पूछी गई है कवित्री की, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, कवित्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? जी ऑप्शन ए दिया गया है अपने काम से काम, ऑप्शन बी भक्ति भाव से दूर रहना, ऑप्शन सी हिसाब साफ रखना और ऑप्शन डी सबसे अलग रहना। देखो अगर इसका हम देखा जाए तो अपने काम से काम रखना इसका जो सही बनता है अर्थ बनता है वो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है सबसे अलग रहना भी कहीं कहीं तक इसमें आ सकता है, लेकिन जो मेनली अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, जो इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जी छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है। जी अब यहाँ पर बता ही दिया इन्होंने, जिस काव्य में समान शब्दों, देखो समान शब्द एक ही शब्द में अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो अलग, मतलब मीनिंग अलग अलग रहेगा। तो इसमें क्या आएगा? सही आंसर ऑप्शन ए यमक अलंकार रहेगा। ठीक है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, जिसमें अलग अलग अर्थ आएंगे एक ही शब्द के। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जी ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जादूगर, जिसमें जादू में क्या लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? गर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी दावानल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? जी प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? इसके ऑप्शन ए सही होगा, दो रूप होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जी क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द हैं? देखो ऑप्शन ए दिया है विकारी, ऑप्शन बी अविकारी, ऑप्शन सी तत्सम और तद्भव। इसमें से ऑप्शन सी और डी तो कट जाते हैं, तत्सम और तद्भव। जी ये कौन से हैं, विकारी है या अविकारी है? तो बात करेंगे विकारी, जिसमें परिवर्तन हो सके लिंग वचन और काल के आधार पर, अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो सके। और संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम जिसमें परिवर्तन हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है, कि जैसे सर्वनाम शब्द है मेरा, मेरा में हम लिंग के आधार पर मेरी बना सकते हैं, तो ये कैसा हो गया? ये विकारी शब्द हो गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 23। जी क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है? जी स्मरण, स्मरण का विलोमार्थी शब्द इसमें आएगा ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन सी विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध करवाता है? राम अयोध्या से वन को गए, मतलब उनमें उन्होंने क्या किया है? अयोध्या को छोड़ दिया है ना, अयोध्या को छोड़ कर गए हैं। और इसमें किसका भाव आ रहा है? जुदाई का भाव। और से का जो है से विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो किसमें आएगा? अपादान कारक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? जी क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप में क्या आएगा? ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, जो खुद से संबंधित हो, है ना, वो किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में। तो इसी के साथ हमारा जो हिंदी का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, इंग्लिश का सेक्शन आएगा नेक्स्ट। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, हमको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स चाहिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है, इसमें जो सही वर्ड होगा ऑप्शन डी होगा, सरमन, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उपदेश। इसका अर्थ क्या होता है? सही उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जो सही वर्ड होगा ऑप्शन सी रेजिलेंस, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? लचीलापन। इसका सही अर्थ क्या होता है? लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सही वर्ड, जी ये थोड़ा सा इन्होंने उलझाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा, जिसका अर्थ क्या हो रहेगा हमारे पास? यादगार। इसका अर्थ क्या होता है? यादगार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जी क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? आई होप टू
व्हेन द मेडल, इसमें हमने करना क्या है, ऊपर दिया गया है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट दी गई है जिसको आपने पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसमें जो हमारे पास सही रहेगा वो रहेगा सही ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ होप्ड दैट मेडल विल बी वन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हेट नन, इसको भी हमने किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि देखो हेट नन मैंने बोला हेट नन, तो इसमें क्या है, ये ऑर्डर का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर का है, और ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होता है वो लेट और बी लगाकर चेंज किया जाता है, जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में बदला जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक फिल करने हैं इनमें से। और ये क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हाउ डैश यू एंटर माई रूम, तो हाउ डैश यू एंटर माई हाउस, तो ये क्लियरली है, यहाँ पर क्या आएगा, डेयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी शुड, क्योंकि जो लेस्ट होता है वो हमेशा ही किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, वो शुड के द्वारा फॉलो होता है, ठीक है। तो लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, हमेशा शुड ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर, जी लाउस का पूछा है, इसका सही फॉर्म क्या होगा, लीज, इसके सही प्लूरल फॉर्म क्या होगी, लीज, सिंगुलर क्या है, लाउस का अर्थ क्या होता है, जूम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, जी इसका ऑपोजिट जेंडर पूछा है विजर्ड का, तो वो क्या होगा, विच होगा। विजर्ड क्या होता है, मेल मैजिशियन, है ना, तो विच इसका फीमेल वर्जन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमारे पास, द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज फ्लाइंग टुगेदर इज, जी कलेक्टिव नाउन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा, देखो बीज का है और वो फ्लाई कर रही हैं, तो फ्लाई करती हुई बीज का कलेक्टिव क्या रहेगा, स्वाम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, जी सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है आउट की, ठीक है। तो आउटर क्या होती है, आउटर इसकी सुपरलेटिव नहीं, आउटर इसकी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, आउटर इसकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और आउटर मोस्ट इसकी क्या है, सुपरलेटिव, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स, जी इसका क्या पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है एस्टोनिशमेंट का, ठीक है। एस्टोनिशमेंट का अर्थ क्या होता है, एस्टोनिशमेंट का अर्थ रहेगा ग्रेट सरप्राइज, ठीक है। तो ग्रेट सरप्राइज, और एक ऐसा क्या होगा जहां पर सरप्राइज मतलब इंटरेस्ट ही ना हो जिस चीज़ में, वो क्या रहेगा, अपैथी, जिसका मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर इंटरेस्ट का लैक होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, लविश, सेम एंटोनियम में पूछा गया है इसका भी, तो अच्छा पहले इसका मीनिंग क्या होता है, लविश का मीनिंग होता है लग्जूरियस, ठीक है, लग्जरियस, तो लग्जरियस का ऑपोजिट क्या रहेगा, मोडेस्ट, ठीक है, ये क्या रहेगा, मोडेस्ट रहेगा, जिसका मीनिंग क्या रहता है, जिसका मीनिंग होता है मॉडरेट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, हार्नेस, हार्नेस का क्या पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो हार्नेस का मीनिंग क्या होता है, हार्नेस का मीनिंग रहेगा कंट्रोल, या हम कह सकते हैं और मेक यूज ऑफ, ठीक है, मेक यूज ऑफ। तो इसका जो अपोजिट रहेगा, इसका अपोजिट क्या रहेगा, अपोजिट आएगा ऑप्शन बी निगलेक्ट, जिसका मीनिंग क्या रहेगा, इग्नोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, जी सिनोनियम पूछे गए हैं
वर्ड्स के। तो फर्स्ट वर्ड जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 40 में वो है रिपल्सिव। रिपल्सिव का पूछा गया है। देखो रिपल्सिव का मीनिंग क्या होता है जी। रिपल्सिव, रिपल्सिव की बात करते हैं। रिपल्सिव का मीनिंग क्या है? कॉजिंग, हम कह सकते हैं रिपल्सिव को कॉजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट, है ना। तो सेम मीनिंग किसका रहेगा यहाँ पर? डिसगस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 है डिवोट, ठीक है। डिवोट का मीनिंग की बात करें, जो क्या होता है? जो डीपली रिलीजियस होता है ना, डीपली रिलीजियस। और ऐसा ही सेम मीनिंग यहाँ पर ऑप्शन डी का रहेगा, डिवोटेड। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कॉन्फाइड। कॉन्फाइड का मीनिंग क्या होगा? कॉन्फाइड का मीनिंग होता है टू ट्रस्ट समवन, है ना, टू ट्रस्ट समवन। तो यहाँ पर सेम मीनिंग किसका रहेगा? एंट्रस्ट का रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो हमें दिया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू मेक सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। जी, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन चूज करनी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? द कंट्री इज डैश पीस, द कंट्री इज एट पीस, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देयर इज अ डिसएग्रीमेंट डैश दीज टू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो टू फ्रेंड्स की बात हो रही है, मतलब टू पर्सन्स की बात हो रही है, और टू पर्सन्स के बीच में हमेशा क्या लगेगा? बिटवीन। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? ही इज टॉलर डैश मी। जी, यहाँ पर क्या आएगा? टॉलर देन मी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 46। लुक डैश योर लिप, लुक डैश यू लिप। जी, यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा बिफोर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन प्रोवर्ब है जो हमारे पास यूज़ किया जाता है, लुक बिफोर यू लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया? चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सेंस। जी, एक सही आर्टिकल चूज करने की बात की गई है। आर्टिकल चूज करना है। शी इज डैश बेस्ट सिंगर इन अवर क्लास। जी, यहाँ पर क्या आएगा? शी इज द बेस्ट सिंगर। जी, यहाँ पर क्या आएगा? बेस्ट, क्योंकि जो बेस्ट होता है उसके साथ हमेशा ही द यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 48। शी हैज़ डैश यूनिक आइडिया। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। शी हैज़ डैश यूनिक आइडिया। जी, आर्टिकल अगर आप सोच रहे हैं यूनिक में क्या है? यू दिया गया है। यू क्या होता है? वोवल होता है। वोवल के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एंड। लेकिन आपने वोवल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना होता है इसमें, आर्टिकल्स में आपने इसकी साउंड के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो हम क्या बोलते हैं? यूनिक। देखो यू की साउंड क्या आ रही है? वाई यू करके आ रही है। यू, यूनिक, यू। और यू जो होता है वाई क्या है? वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है। तो यहाँ पर आप एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी जो रहेगा ए। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49 में 49 एंड 50 दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। जी, इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। नरेशंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? शी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल डू माई ड्यूटी। देखो पहली बात तो जब सेज आता है, सेज को हम सेज में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ऑप्शन बी है, और वो बिल्कुल सही दिया गया है। शी सेज दैट शी विल डू हर ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ही सैड अल्लास आई हैव फेल्ड। जी, अल्लास क्या जो यूज़ किया जाता है, कब किया जाता है? जब कोई भी कैसी बात होती है? सोरो की बात होती है। तो यहाँ पर इसको जो चेंज करा जाता है, कैसे किया जाता है? कैसे चेंज किया जाता है? ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड, एंड ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सोरो
ने क्या शो कर दिया, अल्लाह का जो फील था वो शो कर दिया। तो इसी के साथ हमारा जो है इंग्लिश का सेक्शन वो टोटली कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर। थैंक यू सर। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी आपने करे हैं जो क्वेश्चंस थे हिंदी और इंग्लिश के, तो अब हम बढ़ेंगे मैथ्स के क्वेश्चन में। तो विदाउट अ फर्दर अडू अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है हिंदी में गुणनफल का प्रतिलोम। तो सिंपल है, जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखा है 3/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 5/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रावो, B/3। 52nd क्वेश्चन में पूछ रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 इज। तो 20 का जो पूरक कोण है वो क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है x+5 होता है 180 डिग्री। तो जब भी अगर किसी एंगल का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस कर रहे हैं। तो 20 का निकालना है तो 180 माइनस 20 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 160। और 160 अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर 53rd क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ sin 30। अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का है। तो sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो ऑप्शन ए। 54th क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड आफ्टर 5 years द रेशियो बिकम 4:5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक है, तो रेशियो प्रेजेंट एजेस की कितनी है, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए प्रेजेंट और बी की रेशियो कितनी है 3:4। तो इनकी एज कितनी आ जाएगी 3x एंड 4x। अब 5 years बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, ए की एज कितनी हो जाएगी 3x + 5 और बी की एज कितनी हो जाएगी 4x + 5। और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 3x + 5/4x + 5 का रेशियो कितना दे रखा है 4:5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 3 × 15 x + 5 5 × 25 + 16 = 16x + 20। तो 15x इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें प्रेजेंट एज पूछिए किसकी, a की प्रेजेंट एज कितनी थी 3x। तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15। तो आंसर हो जाएगा इसका 15 A। फिर है 55th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस 0.666 × p/q फॉर्म। तो 0.66 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। तो 0.66 को हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। अब इसके दो मेथड्स हैं, एक है टेक्स्ट बुक मेथड जो कि आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है, और एक दूसरा कॉम्पिटिटिव्स। अब आप कॉम्पिटिटिव्स में बैठ रहे हैं तो उसको शॉर्टकट से करेंगे। तो इसका शॉर्टकट ये है कि जिसके ऊपर बार है वो नंबर लिखो, माइनस जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर लिखो। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 को हम नंबर पे काउंट नहीं करते, तो 6 - 0। और कितने नंबर के ऊपर बार है, एक के ऊपर उतना 9, तो ये आ जाएगा 6/9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9, 2/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 6 एंड हाइट है आपकी 6 × 6 और हाइट है आपकी 7। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 का ये आ जाएगा 6 × 2 = 12। तो 12 22 जाए, ये आता है आपका 264। आंसर है। नेक्स्ट है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना देन द गेन परसेंट। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका यह है कि 5 बनानास का CP, तो CP ऑफ 1 बनाना मान लेते हैं, एक केले की जो कौन सा क्रय मूल्य है वो हम 1 रुपये मान लेते हैं। तो 5 बनानास का कितना हो जाएगा, 5 का CP हो जाएगा 5 रुपये। और क्वेश्चन में बोल रखा जो 5 का CP है वो 3 के SP के बराबर है। तो मतलब 3 बनाना का जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 5 रुपये, यहाँ से 5 रुपये। तो एक बनाने का कितना हो जाएगा, एक केले का हो जाएगा 1 का SP हो जाएगा 5/3 और 1 का CP है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 5/3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 66, 2/3%। तो C।
58 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो ऑप्शन ए। 59th एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, सिंपल 26 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स होते हैं आपके 7 इंटू 13, तो 13 कॉमन है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14 कितने होते हैं 13 इंटू 14 होते हैं आपके 182, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो मीडियन निकालना है, मीडियन माध्यक बताना है। माध्यक में क्या करते हैं, सबसे पहले आप इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 12, फिर आएगा आपका 12, एक 12 दो 12, फिर आ जाएगा आपका 13, फिर आ जाएगा एक और 13, दो 13 कैंसिल आउट, फिर 14, फिर 14, फिर 14, तो 3 14 आ गए, और फिर एक 16। अब काउंट करते हैं इनको, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 19 भी है, एक 19 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर और टर्म्स हैं तो जो इनकी मिडल टर्म्स है वो मीडियन हो जाएगा, तो और टर्म्स में अगर 9 है तो मिडल टर्म कितनी हो जाएगी, 5th टर्म, तो 1 2 3 4, ये 4 होगी और लास्ट की 1 2 3 4, तो मीडियन क्या आ गया 14, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14। नेक्स्ट 61st 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द नंबर बाय 18, अच्छा 11% ऑफ अ नंबर मतलब कि 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11% माइनस 7% ये दे रखा है ना, इज इक्वल टू 18, मतलब 4% की वैल्यू दे रखी है आपको 18%, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/4, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज 100, तो 25 से करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट कितना आ जाएगा 5। 63rd क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0, सिंपल है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर है अल्फा 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, अब जब फ्रैक्शन बताते हैं हम स्मॉलेस्ट है बिगेस्ट, तो 4 दे रखे इन्होंने, 4/9, 3/5, 3/7 एंड 1/2, कुछ नहीं करना होता, जब छोटे नंबर्स में फ्रैक्शन दे रखे होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27, इन दोनों में कौन छोटा है, ये 20 छोटा है, तो 4/9 छोटा है, 4/9 की 3/7 के साथ देख लेते हैं, तो 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 छोटा है, मतलब 3/7 छोटा है, 3/7 की 1/2 से देख लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, तो 3/7 यहाँ पे भी छोटा है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 3/7। इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 70 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी, दो कोणों का नाम दे रखा है 60 और 70, तो तीसरा बताना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो 60 प्लस 70 प्लस x मान लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 प्लस 70 होते हैं 130 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 5n+1 देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, सम जो फॉर्मूला होता है Sn का वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a जो कि फर्स्ट टर्म होती है प्लस an जो कि लास्ट टर्म होती है nth टर्म। अब इन्होंने nth टर्म दे रखी है 5n+1, मतलब an की वैल्यू दे रखी है 5n+1, अगर मैं a की n की जगह 1 रखूँ, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगी 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो फर्स्ट टर्म आ गई 6, तो अब इसमें पुट करके देखते हैं हम, ये हो जाएगा n/2, a की जगह आ जाएगा 6, nth टर्म हमें लिख रखी है 5n+1, तो ये कितना आ जाएगा n/2 6 + 1 7 + 5n, तो ये आंसर आ जाएगा आपका n/2 7 + 5n सी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2,1 b 3,2, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें,
x1 है आपका 2, y1 है आपका 1, x2 है आपका 3, y2 है आपका 2। तो x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा √2। नेक्स्ट है cot 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। नेक्स्ट आता है 69th में, द टोटल अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th हो गया। 70th क्वेश्चन है 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में किसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं आती तो वो डायरेक्ट करने जाएगा उसको और वो बहुत टाइम ले जाएगा। तो इसमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है 6.65, तो 0.65 प्लस 0.616 यह आ जाएगा 0.81, और इसमें से माइनस करेंगे 0.65 में से 0.16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ये बन जाएगा 0.81 मल्टीप्लाई बाय 0.49 और ए स्क्वायर रूट। 0.81 को लिख सकते हैं 81 अपॉन 100 और इसको लिख सकते हैं 49 अपॉन 100 स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 7 का 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो आ जाएगा 63 अपॉन 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63, ऑप्शन इज बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 8 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो सिंपल है, 8 और 32 को हम तोड़ लेते हैं 2 की पावर में। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 2, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है पावर ज़्यादा हो जाती है। तो 2 3 प्लस n प्लस 2 ये हो जाएगा 5 प्लस n इज इक्वल टू 2 की पावर 5। और जब बेसिस इक्वल टू के दोनों साइड बराबर हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। 5 प्लस n इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0, n की वैल्यू इसमें आ जाएगी आंसर डी। नेक्स्ट है 72nd। अब 72nd जो क्वेश्चन है इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसमें 5 की पावर n कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर n को हम रख लेते हैं 0। n को 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर n की अगर हम वैल्यू 0 रखते हैं और 0/0 नहीं आता, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर हम n को 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 नहीं बनेगा, 0.0 नहीं बनेगा, तो n की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 10 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 1, 3 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 25 आ जाएगा 25 3 75 प्लस 50 ये आ जाएगा 75 अपॉन 125। तो 25 3 जा 25 5 जा 3 अपॉन 5 इसका आंसर है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ये तो शॉर्टकट तरीका है जो आप कॉम्पिटिटिव में करोगे। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका क्या है, जो बेसिक से जाता है, बेसिक से जाता है कि 10 इसको खोल लो इंटू 5 की पावर n, अब इसको लिख सकते हैं इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 की पावर n, क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 5 की पावर n इंटू 5। अब ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 25, क्योंकि 5 की पावर n कॉमन आ गया। नीचे भी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 की स्क्वायर 25 प्लस 10 इंटू 5, तो 5 की पावर n 5 की पावर n कैंसल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 25 और नीचे आ जाएगा 75 प्लस 50, तो ये वापस सेम आंसर आ गया। तो 25 3 या 25 5 का 3/5 इज द राइट आंसर, आंसर सी।
फिर आते हैं हम 73rd क्वेश्चन में। 73rd क्वेश्चन ये कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना बोल रखा है इन्होंने 14, तो काट देंगे तो ना 2 2 जा 4, तो 88 इसका आंसर आ जाएगा। 74th द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज। जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a, और अगर इसमें सम पूछ रखा होता सम हो जाता है इसका -b/a, तो इसका आंसर है a, c/a। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रखा है इन्होंने डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कॉर्ड होती क्या है। एक सर्कल है जो दो एंड्स को अगर जोड़ती है तो वो कॉर्ड होती है, से यहाँ तक, ठीक है। तो इसने पूछा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, ऑब्वियसली जो सेंटर से गुजरेगी, और जो सेंटर से गुजरती है दो एंड्स को जोड़ती है सर्कल के, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम चलते हैं अपनी जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की ओर। तो जनरल अवेयरनेस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछ रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। किसका? नीति आयोग का। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। ऑप्शन में हमारे पास गिवन है एस जयशंकर, विक्रम मिस्री, राजेश कुमार सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्री। और एस जयशंकर जो है हमारे वो हैं विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो है श्री सुरेंद्रनाथ, श्री वीरेंद्र वर्मा, श्री शिव प्रताप शुक्ला या श्री एस चक्रवर्ती। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है श्री एस चक्रवर्ती। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य हैं। ऑप्शन गिवन है हमारे पास 2, 10, 5, 4। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 4। हिमाचल में कितने हैं? 4। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, रॉकी पर्वत कहां स्थित है। ये ऑप्शन जो हमारे पास दिए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है। ऑप्शन गिवन है हमारे पास चंबा, सोलन, हमीरपुर और किन्नौर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने। तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है। तो जो संजीव खन्ना जी हैं वो हमारे 51 में क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है सिरमौर में पझौता किसान आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन में हमारे पास है 1942, 1940, 1939 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 1942। पझौता जो किसान आंदोलन हुआ वो कब हुआ है? 1942 में हुआ है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की जो खोज की है वो है रॉबर्ट हुक ने की है। क्वेश्चन नंबर 86 जो है ये है इन विच स्टेट इज कंडाला पोर्ट सिचुएटेड। कंडाला जो बंदरगाह है वो किस स्टेट में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा गुजरात के कच्छ में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 33वीं संतोष ट्रॉफी सन 2025 में किस राज्य ने जीती। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। जबकि केरला क्या रहा, इसमें रनर अप रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को क्या किया गया, पूर्ण सदस्य के रूप में 2025 में क्या किया गया, ब्रिक्स में शामिल किया गया। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1875 में।
फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो इसकी जो नियुक्ति करता है यूपीएससी के अध्यक्ष की वो है राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2028 कौन आयोजित करेगा। तो करेक्ट आंसर है लॉस एंजलिस जो है वो 2028 की क्या करेगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स गेम को ऑर्गेनाइज करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो है डी, 14 से लेके 18 तक को क्या है 14 से 18 तक हमारे क्या है समानता के अधिकार उसमें क्या है मेंशन किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी राजाओं की रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को शामिल करके क्या किया गया 1948 को हिमाचल का क्या किया गया, गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है लारजी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है। तो लारजी जो परियोजनाएं हैं वो है व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि 95 जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि मलेरिया रोग की दवाई कुनैन किस से प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के वृक्ष से हम क्या करते हैं जो मलेरिया रोग है उसकी दवाई क्या की जाती है, बनाई जाती है। फिर अगला है द ग्रेट रिबेलियन किताब के लेखक कौन से हैं। तो द ग्रेट रिबेलियन जो किताब है वो 1911 में लिखी गई है और वो लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रक्त के धक्के जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो रक्त का जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है उसके लिए विटामिन के जो है वो क्या है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फिर अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 98 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर है अस्थियों, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, जो हड्डियों का जो वो होता है उनको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछ रहा है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो शिमला जो सम्मेलन है वो 1945 में इसका आयोजन हुआ था। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये आपके साथ हमने साझा किया है HP बोस का JBT एंट्रांस, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।